करेंगे क्लास 8 सिविक्स का चैप्टर द इंडियन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। फ्रेंड्स, आज टाइम है यूनिट 1 करने का। इस यूनिट में हम पढ़ेंगे द रोल ऑफ पुलिस, आर्टिकल 22 के बारे में जानेंगे और साथ ही पढ़ेंगे डीके बसु गाइडलाइंस के बारे में। तो फ्रेंड्स, जब आप देखते हैं कि लॉज कोई ब्रेक कर रहा है या फिर वायलेट कर रहा है तो दिमाग में क्या आता है, आप क्या सोचते हैं? सबसे पहला ख्याल यही आता है ना कि तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म कर देना चाहिए। आपने फिल्म्स में भी देखा होगा कि अगर कोई क्राइम होता है तो पुलिस के पास कंप्लेन फाइल कराई जाती है। तो हम ये सब देख के सोचते हैं कि कंप्लेन हो गई, अरेस्ट कर लिया जो भी क्रिमिनल है उसको, तो पुलिस ही है जो डिसाइड करती है कि कौन क्रिमिनल है और कौन नहीं है। बट असल में ऐसा नहीं होता। असल में क्या होता है कि कोर्ट ऑफ द लॉ यानी कि जैसे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या फिर जितने भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि क्राइम किसने किया और किसने नहीं किया, वो भी एक प्रॉपर प्रोसीजर के थ्रू। ऐसे ही नहीं, अगर पुलिस के पास कंप्लेन आ गई और उन्होंने जाके किसी को अरेस्ट कर लिया तो हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल गुनहगार है, क्रिमिनल है या नहीं है। ये सब डिसाइड होता है एक प्रॉपर प्रोसीजर के बाद, और ये प्रॉपर प्रोसीजर होते हैं कोर्ट ऑफ लॉज के थ्रू, यानी कि जितने भी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट्स या फिर जो लोकल कोर्ट्स होते हैं उनमें एक प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। और इसी सिस्टमैटिक प्रोसीजर को फ्रेंड्स क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम कहा जाता है, जो हमारे चैप्टर का नाम भी है, इंडियन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। मतलब जो जस्टिस है वो किसको प्रोवाइड होनी चाहिए, किसको नहीं, ये डिसाइड करता है ये क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। इस क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में जो मेन किरदार हैं, जो मेन रोल प्ले करते हैं वो कौन कौन है? एक तो पुलिस है, साथ ही है पब्लिक प्रोसिक्यूटर, साथ ही है डिफेंस लॉयर और जज, यानी कि जिसने क्राइम किया है उसका लॉयर, जिसने कंप्लेन कराई है उसका लॉयर। मतलब जिसने कंप्लेन कराई है उसका लॉयर हो गया पब्लिक प्रोसिक्यूटर, और जिसने क्राइम किया है उसके तरफ से डिफेंस लॉयर जो डिफेंस में बात कर रहा है, और जज जो पूरा केस सुन के फैसला लेगा, वो जज। तो इन सब के बारे में ही बेस्ड है ये पूरा चैप्टर। इनके बारे में हम डिटेल में जानेंगे इस चैप्टर में थ्रू आउट। तो सबसे पहले जो मेन चीज समझना जरूरी है वो है पुलिस के बारे में, कि रोल क्या है पुलिस का किसी भी क्राइम सीन में। तो लेट अस स्टार्ट विथ द रोल ऑफ द पुलिस इन इन्वेस्टिगेटिंग अ क्राइम, यानी कि पुलिस क्या रोल प्ले करती है एक क्राइम को इन्वेस्टिगेट करने में, यानी कि उसकी जांच पड़ताल करने के लिए पुलिस क्या क्या करती है। तो इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहले स्टोरी है शर्मा फैमिली की। जी हाँ, शर्मा फैमिली की। शर्मा फैमिली में कौन कौन है? एक तो है मिस्टर शर्मा, उनकी वाइफ मिसेस शर्मा, और एक नौकर भी रहता है गोपाल। तो एक दिन क्या होता है कि मिसेस शर्मा को बैंक जाना होता है, तो उनको लगता है कि मेरे पास जो 10,000 रुपए पड़े हैं जो मैंने ड्रॉर में रखे थे उसको मैं बैंक में डिपॉजिट करा देती हूँ। तो वो 10,000 जो उन्होंने ड्रॉर में रखे थे वो 10,000 ढूंढने लगती हैं कि कहाँ रखे हैं, जरा निकाल लूं ताकि बैंक जाया जा सके। बट सरप्राइजिंग बात यह है कि उन्होंने रखे थे, उनको याद है, लेकिन वो 10,000 उनको मिलते ही नहीं है। बहुत ढूंढती हैं, मिस्टर शर्मा भी उनकी हेल्प करते हैं ढूंढने में, पूरा घर वो लोग ढूंढ लेते हैं, लेकिन वो 10,000 उनको नहीं मिलते। तो मिसेस शर्मा डाउट करती हैं गोपाल पे। वो कहती हैं कि जो गोपाल है उनका जो सर्वेंट है, वैसे तो वो बहुत सालों से काम कर रहा है उनके यहाँ, लेकिन उनको लगता है कि कल ही ये ड्रॉर उसने साफ किया था, तो शायद गोपाल ने ही चोरी करी है, उसी के पास पैसे होंगे। तो मिसेस शर्मा क्या करती हैं, गोपाल को बुलाती हैं और उससे पूछती हैं कि कैश जो है 10,000 वो क्या तुमने लिए हैं? तो गोपाल साफ साफ मना करता है। वो कहता है कि उसने वो चोरी नहीं करी, उनको गलत फहमी हुई है।
मिस्टर शर्मा कहते हैं गोपाल को उसका सामान लाने के लिए, तो अपना जो भी सामान होता है, सूटकेस और जो भी छोटे छोटे बैग्स होते हैं वो लेके आता है। तो जब मिस्टर शर्मा चेक करते हैं तो उनको उसमें 15,000 कैश मिलते हैं। तो उनको लगता है कि भाई यही इन्हीं में वो 10,000 भी हैं और 5,000 शायद उसको पहले से होंगे उसके पास, बट इसी ने चोरी करी है। बट गोपाल तब भी कहता रहता है कि वो चोरी के पैसे नहीं है, वो उसकी सेविंग्स हैं, जो उसने काम करके सेव करे हैं वो पैसे हैं। बट मिस्टर शर्मा और मिसेस शर्मा नहीं मानते और मिस्टर शर्मा सीधे जाते हैं पुलिस स्टेशन और वहां पे होते हैं सब इंस्पेक्टर वर्मा। तो जब मिस्टर शर्मा पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं तो जो सब इंस्पेक्टर हैं उनको जाके वो पूरा इंसिडेंट अच्छे से बताते हैं। तो सब इंस्पेक्टर वर्मा पूरा इंसिडेंट अच्छे से सुनते हैं और क्या करते हैं, एफआईआर रिकॉर्ड करते हैं। एफआईआर फ्रेंड्स, एफआईआर क्या होता है? एफआईआर होती है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। क्या होती है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट का मतलब जो ऑफेंस होता है, जो क्राइम होता है, उसके घटने के बाद जो जानकारी रिकॉर्ड की जाती है या फिर जैसे ही पुलिस को पता चलता है, जो पुलिस ऑफिसर वो रिकॉर्ड करते हैं पूरा रिटन में, उसमें सारी डिटेल्स होती हैं क्राइम की, तो उसको ही एफआईआर बोला जाता है। इसके बारे में आपको डिटेल में भी बताएंगे, ये बस थोड़ा बहुत आप जान लीजिए ताकि आपको एग्जाम्पल समझने में आसानी होगी। तो सब इंस्पेक्टर क्या करते हैं कि एफआईआर रिकॉर्ड कर लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, एफआईआर रिकॉर्ड कर ली, फिर जो सब इंस्पेक्टर वर्मा और मिस्टर शर्मा ये दोनों घर जाते हैं और सब इंस्पेक्टर वहां पे जाके स्टेटमेंट्स लेते हैं, मिसेस शर्मा की भी और मिस्टर शर्मा के भी, जिन्होंने कंप्लेन कराई उनकी सबकी स्टेटमेंट्स लेते हैं। और साथ ही जो पैसे मिले थे उनको, जो गोपाल के बैग से मिले थे, वो पैसे वो सील कर लेते हैं एज अ प्रूफ, एज एन एविडेंस, सबूत के तौर पे वो पैसे वो सील करके अपने पास रख लेते हैं। और इंस्पेक्टर क्या करते हैं, गोपाल को अरेस्ट करके ले जाते हैं पुलिस स्टेशन और बंद कर देते हैं लॉकअप में, क्योंकि उन्होंने एफआईआर दर्ज कर ली, स्टेटमेंट्स उन्होंने रिकॉर्ड कर लिए और साथ ही एविडेंस भी ले लिया। तो अब क्या किया, अरेस्ट किया गोपाल को और लॉकअप में बंद कर दिया। तो फ्रेंड्स, जो पुलिस होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है क्राइम्स प्रिवेंट करने के लिए। पुलिस जब भी हम सुनते हैं तो हमें बोला जाता है कि क्राइम्स ना हो देश में, शहर में, एरियाज में, उसके लिए पुलिस होती है रिस्पॉन्सिबल। और साथ ही अगर कोई क्राइम हो गया तो पूरा जो इन्वेस्टिगेशन, जांच पड़ताल करने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है वो पुलिस का ही होता है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन करते हुए पुलिस को पूरा लॉ मेंटेन करना चाहिए, यानी कि ह्यूमन राइट्स लोगों के वायलेट ना हो, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, उसका बहुत ध्यान रखना चाहिए पुलिस को व्हाइल डूइंग द इन्वेस्टिगेशन। ये उनकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कुछ भी रूल वायलेट ना हो व्हाइल इन्वेस्टिगेशन। फ्रेंड्स, जो पुलिस है वो कोई भी क्राइम एफआईआर फाइल करने से पहले कुछ इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते, यानी कि जो पुलिस है वो क्राइम की एफआईआर फाइल होने के बाद ही इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर सकती है। अगर एफआईआर फाइल नहीं हुई तो उससे पहले पुलिस कुछ नहीं कर सकती। जो इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस होता है फ्रेंड्स, उसमें पुलिस का काम होता है स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करना। जैसे आपने देखा कि जो सब इंस्पेक्टर वर्मा थे वो गए शर्मा फैमिली के पास और उन्होंने क्या किया, स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड की। स्टेटमेंट्स में क्या होता है कि जो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन होती है, जो भी लोगों ने देखा, जो सुना और जो भी उनको पता है, वो सब पुलिस जानकारी लेती है उन लोगों से और रिकॉर्ड कर लेती है वो स्टेटमेंट्स। साथ ही स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करने के अलावा वो क्या करते हैं, एविडेंसेस कलेक्ट करते हैं। जो अलग अलग एविडेंसेस, सबूत, प्रूफ्स मिलते हैं वो पुलिस को कलेक्ट करने होते हैं। ये भी जिम्मेदारी पुलिस की ही होती है। फ्रेंड्स, जब एफआईआर फाइल हो जाती है तो पुलिस जो अरेस्ट करते हैं जिस पर्सन को, यानी कि जो अक्यूज्ड होता है, जिस पर इल्जाम है क्राइम का, उसको अरेस्ट कर लेती है। एफआईआर फाइल हो गई, उसको अरेस्ट कर लिया, जैसे गोपाल को कर लिया था अरेस्ट। साथ ही अरेस्ट करने के बाद उनका काम होता है जो अक्यूज्ड की फैमिली या फिर फ्रेंड्स हैं
उनको वो अरेस्ट की इंफॉर्मेशन दे दी जानी चाहिए पुलिस के द्वारा। यानी पुलिस ने अरेस्ट किया और उसके तुरंत बाद उसके जो अक्यूज्ड है उसकी फैमिली या फ्रेंड को तुरंत इन्फॉर्म कर दिया जाए कि भाई इस पर्सन को हमने अरेस्ट किया है और यहाँ पे वो पर्सन है। पुलिस को फ्रेंड्स 24 घंटों में, जी हाँ 24 आवर्स ऑफ द अरेस्ट करने के 24 घंटे के अंदर अंदर उनको क्या करना होता है कि जो अरेस्टेड पर्सन है उसको मैजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट करना होता है। जी हाँ, मैजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट करना होता है और उनसे रिमांड की परमिशन लेनी होती है। रिमांड यानी जेल वापसी जाने की, कि भाई उसको पुलिस कस्टडी में हमें रखना है, तो उसकी परमिशन मैजिस्ट्रेट से लेनी होती है। उसके बाद पुलिस स्टार्ट करती है इन्वेस्टिगेशन, जिस पर उन्हें एक ओपिनियन फॉर्म करना होता है। यानी कि जो भी उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करी उसके बेस पर, इन्वेस्टिगेशन के बेस पर पुलिस को एक ओपिनियन फॉर्म करना होता है। और अगर पुलिस को लगता है कि जितने भी सबूत हैं, जितनी भी चीजें हैं, एविडेंस है, वो अक्यूज्ड के या बोले कि जिस पर इल्जाम है उसको गिल्टी दिखा रहा है, कि अगर पुलिस को लग रहा है कि जैसे गोपाल है वो सच में मुल्जिम है, सच में क्रिमिनल है, तो वो क्या करेगी कि चार्जशीट फाइल करेगी कोर्ट में। चार्जशीट वो तभी फाइल कर सकती है अगर पुलिस का ये ओपिनियन है कि जो अक्यूज्ड है वो गिल्टी है, तभी चार्जशीट फाइल होगी। अगर उनको लगता है कि जैसे गोपाल है वो गिल्टी नहीं है, उस पे झूठा इल्जाम है, तो वो चार्जशीट फाइल नहीं करेंगे कोर्ट में। अब आप सोच रहे होंगे ये चार्जशीट क्या है। फ्रेंड्स, चार्जशीट जो है वो एक रिटन रिपोर्ट होती है, एक लिखी हुई रिपोर्ट होती है जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बनाता है अपने फाइंडिंग्स के बेस पे। यानी कि अगर एग्जाम्पल से आपको बताएं कि जैसे सब इंस्पेक्टर वर्मा थे, वो अगर चार्जशीट बनाएंगे, वही बनाएंगे क्योंकि वही इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है। उनको जो भी एविडेंस मिले, जो भी उनको स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड की उन्होंने, उस पर बेस्ड वो एक चार्जशीट रिटन रिपोर्ट बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये था पूरा जो रोल है पुलिस का फॉर इन्वेस्टिगेटिंग अ क्राइम, उसके बारे में हमने जाना। अब इसको जल्दी से रिवाइज करते हैं। लेट्स स्टार्ट रिवाइजिंग रोल ऑफ द पुलिस। फ्रेंड्स, पुलिस कैन इन्वेस्टिगेट अ क्राइम ओनली आफ्टर एन FIR is filed. FIR means first information report. Friends, the process of investigation includes recording statements of witnesses and collecting evidences, that is proofs. The person named in the FIR is arrested as an accused. The accused's friends or family is informed about the arrest by the police. The accused is presented before a magistrate within 24 hours. The remand of the accused is asked for from the magistrate. Investigation starts and opinions of the police are formed on the basis of the investigation. Then the charge sheet is filed if the evidences are against the accused. So friends, ये था role of the police. Now let's move on to another topic which is types of offenses. मतलब जो crimes होते हैं उनको दो types में बांट दिया गया है। एक है cognizable offense और दूसरा है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। फ्रेंड्स, जो कॉग्निजेबल ऑफेंस है उसमें क्राइम्स जैसे कि मर्डर, रॉबरी या फिर थेफ्ट मतलब चोरी, डकैती या फिर अगर मर्डर हो गया, इस टाइप के ऑफेंसेस को कॉग्निजेबल ऑफेंस बोला जाता है। और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में क्राइम्स आ गए जैसे पब्लिक न्यूजेंस, असॉल्ट या फिर मिसचीफ। मतलब जैसे कई लोग होते हैं जो पब्लिक न्यूजेंस क्रिएट करते हैं और बहुत ज्यादा सोसाइटी को हार्म पहुंचाना चाहते हैं, प्लस जो मिसचीफ करते हैं लोग, जैसे कोई फेक कॉल कर दिया, इस टाइप के क्राइम्स नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कहलाते हैं। फ्रेंड्स, जो कॉग्निजेबल ऑफेंस है इसमें पुलिस को अगर किसी को अरेस्ट करना है तो वारंट के बिना कर सकते हैं। और जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है उसमें अगर सस्पेक्ट को अरेस्ट करना है
तो वारंट बहुत जरूरी है। वारंट के बिना आप जो पुलिस है वो सस्पेक्ट को अरेस्ट नहीं कर सकती। अब वारंट क्या होता है फ्रेंड्स? वारंट इज परमिशन और ऑथराइजेशन फ्रॉम कोर्ट। मतलब एक ऐसा परमिशन या फिर ऑथराइजेशन कोर्ट की तरफ से मिलता है पुलिस को, जिसके आधार पर, जिसके बेसिस पर वो एक इंडिविजुअल को अरेस्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स, कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होते हैं? इन कॉग्निजेबल ऑफेंस क्राइम्स लाइक मर्डर, robbery or theft, these kinds of crimes come under cognizable offense. Plus, in such offense, police can arrest without warrant. Warrant, that is permission or authorization from court. Non-cognizable offense क्या होते हैं? Crimes like public nuisance, assault or mischief come under such offense. And in such cases, warrant is very much required for arresting a suspect. तो ये था फ्रेंड्स कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आर्टिकल 22। तो फ्रेंड्स, जो आर्टिकल 22 है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये कुछ राइट्स प्रोवाइड करता है। किसको प्रोवाइड करता है? एक अरेस्टेड पर्सन को, मतलब जिस पर्सन को अरेस्ट किया गया है उसके लिए जो भी राइट्स हैं वो इस आर्टिकल में लिखे हुए हैं। तो पहला राइट ये है कि जो अरेस्टेड पर्सन है, जैसे पुलिस गई उसके पास अरेस्ट करने, तो उसको ये इन्फॉर्म करना पुलिस को बहुत जरूरी है कि क्या ऑफेंस है, क्या क्राइम है जिसके लिए उसको अरेस्ट किया जा रहा है। मतलब ये अगर बताएंगे ही नहीं कि आपको चोरी के इल्जाम में या फिर मर्डर के इल्जाम में गिरफ्तार करा जा रहा है, तो ये जो अरेस्टेड पर्सन होगा उसके पार्ट में बहुत गलत हो जाएगा। तो ये पुलिस का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको इन्फॉर्म करे कि भाई इस ऑफेंस के लिए आपको हम अरेस्ट कर रहे हैं। साथ ही जो अरेस्टेड पर्सन है उसको पूरा राइट है कि वो अपने चॉइस के लॉयर को, जो वकील है, अपने चॉइस के वकील को वो कंसल्ट कर सकते हैं। प्लस एक और चीज लिखी हुई है इनके राइट के लिए आर्टिकल 22 में कि ये जो अरेस्टेड पर्सन है, हमने आपको ये पहले भी बताया था, ये उनको 24 घंटों में मैजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट करना होता है ताकि रिमांड की परमिशन ली जा सके। प्लस जो नेक्स्ट राइट है वो ये है कि जो अरेस्टेड पर्सन है, पुलिस कस्टडी में है जो, उसको पुलिस टॉर्चर नहीं कर सकती। जब तक पुलिस कस्टडी में है एक पर्सन, उसको टॉर्चर नहीं करा जा सकता। साथ ही जो कन्फेशन या फिर एडमिशन, मतलब अगर कोई पर्सन बोल दे, सपोज अगर गोपाल ने पुलिस कस्टडी में बोल दिया कि 10,000 मैंने ही चुराए हैं, तो वो एक सबूत कोर्ट में नहीं पेश किया जा सकता। मतलब अगर किसी ने पुलिस कस्टडी में अपना कन्फेशन कर दिया तो वो चीज अक्यूज्ड के अगेंस्ट एज अ प्रूफ नहीं मानी जा सकती। साथ ही फ्रेंड्स, जो बॉयज हैं बिलो 15 इयर्स या फिर विमेन, उनको पुलिस स्टेशन नहीं बुलाया जा सकता फॉर क्वेश्चनिंग। मतलब पूछताछ के लिए बॉयज बिलो 15 इयर्स प्लस विमेन, इनको पुलिस स्टेशन क्वेश्चनिंग के लिए नहीं बुलाया जा सकता। तो ये है आर्टिकल 22 जो प्रोवाइड करता है कुछ राइट्स, लोगों को देता है ये राइट्स। तो इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि आर्टिकल 22 में है क्या क्या। तो फ्रेंड्स, आर्टिकल 22 gives some fundamental rights to the arrested person. First is to be informed about the offense for which he or she is being arrested. Right to consult a lawyer of one's own choice. Plus the accused or the arrested one should be presented before a magistrate within 24 hours of the arrest. Plus, he or she should not be tortured while in the police custody. Admission or confession made in police detention cannot be treated as a proof against the accused. Plus, boys below 15 years and women cannot be called to police station for questioning. तो फ्रेंड्स, ये था आर्टिकल 22।
आगे बढ़ते हैं और जानते हैं डीके बसु गाइडलाइंस के बारे में। जी हाँ, डीके बसु गाइडलाइंस आखिर है क्या? तो फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट ने डीके बसु गाइडलाइंस के थ्रू पुलिस ऑफिशियल्स के लिए, जी हाँ, पुलिस ऑफिशियल्स के लिए कुछ गाइडलाइंस स्पेसिफाई करी हैं। आर्टिकल 22 में गाइडलाइंस थे अरेस्टेड पर्सन के लिए, जो राइट्स थे अरेस्टेड पर्सन के लिए, और डीके बसु गाइडलाइंस में पुलिस ऑफिशियल्स के लिए गाइडलाइंस स्पेसिफाई करी हुई हैं। इन गाइडलाइंस में एक प्रॉपर प्रोसीजर पूरा लिखा हुआ है जो पुलिस को फॉलो करना होता है अगर वो किसी को अरेस्ट कर रहे हैं या फिर कस्टडी में रख रहे हैं। इस दौरान उनको एक पूरा प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। साथ ही अगर वो किसी सस्पेक्ट को क्वेश्चन कर रहे हैं तभी भी ये गाइडलाइंस उनको दिमाग में रखने पड़ते हैं। ये जो गाइडलाइंस है ये बताते हैं कि कैसे एक पर्सन अरेस्ट होगा और उसके क्या क्या राइट्स होंगे। तो सबसे पहला पॉइंट जो डीके बसु गाइडलाइंस है उसमें आता है कि जो पुलिस ऑफिशियल होगा जो अरेस्ट कर रहा है या फिर जो इंटेरोगेट कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है सस्पेक्ट को, वो प्रॉपर यूनिफॉर्म में होना चाहिए। ये बहुत जरूरी है कि वो एक प्रॉपर वर्दी में हो और उसकी जितनी भी इंफॉर्मेशन हो जो यूनिफॉर्म में लिखी होती है, नाम लिखा होता है, डेजिग्नेशन लिखा होता है, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में प्रॉपर क्लियर लिखा होना चाहिए। प्लस अरेस्ट करते टाइम फ्रेंड्स एक मेमो बनाया जाता है। तो एक मेमो जिसमें प्लेस, डेट, मतलब जो जगह है, डेट है और टाइम है अरेस्ट का, वो प्रिपेयर्ड होना चाहिए। जब सस्पेक्ट को कस्टडी में लिया जाए उससे पहले ये मेमो बिल्कुल तैयार होना चाहिए। उस मेमो में एटलीस्ट एक विटनेस का साइन होना चाहिए जो अरेस्ट के टाइम पे वहां मौजूद हो, जो प्रेजेंट हो वहां पे, उसका साइन जरूरी है। या तो कोई रिलेटिव हो, फैमिली मेंबर हो, प्लस अरेस्टेड पर्सन, उसका भी साइन मेमो में होना चाहिए। फ्रेंड्स, अगर मेमो किसी नॉन फैमिली मेंबर ने साइन किया है तो जो अरेस्टेड या जो जेल में पर्सन है उसको राइट है अपने रिलेटिव या फ्रेंड्स को इन्फॉर्म करने का। मतलब अगर जैसे हमने आपको इससे पहले पॉइंट में बताया कि मेमो पे साइन होना चाहिए एक विटनेस का, तो अगर वो रिलेटिव है, फैमिली मेंबर है, तब तो ठीक है। सपोज नहीं है फैमिली मेंबर, कोई और है अदर देन रिलेटिव या फ्रेंड, तो फैमिली मेंबर और फ्रेंड्स को इन्फॉर्म करने का पूरा राइट है अरेस्टेड पर्सन के पास। साथ ही जो फ्रेंड्स और फैमिली है अक्यूज्ड के, जो अरेस्ट हुआ है, उसका जो परिवार है, जो दोस्त है, अगर उस जगह नहीं रहते, डिस्ट्रिक्ट के बाहर रहते हैं, तो ये पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि टाइम और प्लेस ऑफ अरेस्ट, जो जिस टाइम पे अरेस्ट हुआ है और जिस जगह अरेस्ट हुआ है, या तो अगर कस्टडी में रखा जा रहा है तो कहाँ पे रखा जा रहा है, वो 8 से 12 घंटे के बीच, अरेस्ट के टाइम के 8 से 12 घंटे में ही उस फैमिली को या फिर उन फ्रेंड्स को बताना जरूरी होता है। तो ये पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये है डीके बसु गाइडलाइन। इसको एक बार रिवाइज करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो फ्रेंड्स, द पुलिस must follow the guidelines, that is DK Basu guidelines at the time of arrest, detention and interrogation. The police officials making an arrest must be in uniform and their names both in Hindi and English should be clearly visible. A memo containing the place, date and time of arrest needs to be prepared. The memo should have signature of one witness and the arrested person. The witness could be a relative of the arrested person. The person arrested has the right to inform a friend or relative. If the friend or relative lives outside the district, police should inform the time, place of arrest and place of detention within 8 to 12 hours of the arrest. तो फ्रेंड्स, ये था हमारा फर्स्ट यूनिट
of the Indian criminal justice.